नमस्कार। ज्ञान देवी दे शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति जब हुई उस समय किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ। तो मैंने आपको जब इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति बताई थी उस समय ये बात की थी कि औद्योगिक क्रांति से पहले कृषि क्रांति आई थी। औद्योगिक क्रांति कृषि क्रांति के बिना संभव नहीं थी। तो सबसे पहले कृषि क्रांति आई है। कृषि क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो पुरानी पद्धति थी, तकनीक थी, उसी के अनुसार कृषि चल रही थी। तो आगे जब नए कारखाने खुले, नए मजदूर आए, उनको अनाज की और कपास की ज्यादा आवश्यकता होने लगी। इसलिए वैज्ञानिकों ने कृषि के लिए कई प्रकार के आविष्कार किए ताकि उनकी मांग की पूर्ति की जा सके। जैसे पहले आता है कृषि में सबसे पहले जेथरोटल ने सीडल मशीन बनाई। सीडल क्या है? बीज को व्यवस्थित या सुचारू रूप से बोने का कार्य करता है। तो पहले क्या है, किसान लोग खुद हाथ से बीज वगैरह बोते थे, छिड़कते थे, जिसके कारण वो समान अंतर में नहीं गिरता था। तो फिर जैसे ये सीडल मशीन आ गई तो इससे अनाज व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से अनाज बोया जाने लगा। तो ये एक क्रांति का रूप लिया कृषि के अंदर। दूसरी बात है, टाउनसेंड आते हैं, उसने फसल चक्र सिद्धांत बताया। क्या है फसल चक्र? फसल को अदल बदल कर बोना ताकि जो कृषि के वो उर्वर शक्ति बढ़ती रहे और परत भूमि भी छोड़नी ना पड़े। परती क्या होती थी? प्रति जो बंजर एक साल छोड़ना और एक साल करना होता था तो उसे को कहते थे। तो परती भी नहीं छोड़नी पड़ती थी। फिर आगे आ गया रॉबर्ट बेल। इसने कृषि के साथ साथ पशुपालन पर भी बल दिया कि आप खेती तो कर रहे हो, नए तकनीक के साथ कर रहे हो, लेकिन साथ में पशुपालन भी कीजिए ताकि आपकी आय बढ़े। पशुपालन में कई प्रकार के नए नए प्रयोग किए गए, प्रजनन शक्ति को बढ़ाया गया, जिससे बाहरी वजन में भेड़ें और ज्यादा उनकी भेड़ों को भी प्राप्त किया गया। तो ये भी एक आय बढ़ाने का और कृषि के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। फिर अगला आया रिटर्न। इसने अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन बनाई। जब किसान पहले अनाज को इकट्ठा करके काफी लंबे समय तक उसको अनाज और भूसे को अलग करने में बहुत समय लगता था। इस समय के बीच में अनाज की कीमत भी कम हो जाती थी। तो जैसे ये रिटर्न ने मशीन बना दी अनाज को भूसे से अलग करने की, तो कुछ समय में ये तैयार हो जाता था और किसानों को अच्छे दामों में अनाज बेचने का मौका भी मिलता था। फिर आगे आया है एच मैकेलॉयड। इसने फसल काटने की मशीन बना दी। पहले क्या है, किसान खेती तो काफी दूरी पर कर लेते थे, लेकिन जो काटने समय आता था उस समय काफी मजदूरों की आवश्यकता होती थी और समय भी अधिक लगता था। इसलिए जैसे ये फसल काटने की मशीन आ गई, इससे फसल जैसे चाहे उस स्थिति में और आसानी से कट जाए। तो ये कुछ ऐसे वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए जिसके कारण कृषि में क्रांति आ गई। दूसरी बात चलते हैं वस्त्र उद्योग में। जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई उसी समय वस्त्र उद्योग क्रांति की भी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो कल कारखाने वगैरह थे उसमें ज्यादा कपास के साथ किस प्रकार धागा बनाया जाए, ज्यादा बढ़िया कैसे धागा बने, जल्दी बनाना ताकि वस्त्र जल्दी तैयार हो, तो इसकी आवश्यकता पड़ी। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसके लिए इस प्रकार की मशीनें तैयार कर दी जिससे धागा बढ़िया बने, महीन बने, जल्दी बने, और जो हद करता था उसको शक्तिशाली कर दिया। तो ऐसे कुछ आविष्कार हुए। चलो देखते हैं। पहले जॉन के द्वारा क्या बनाई गई? प्लाइट सेटल लूम। ये क्या होती थी? लंबा और चौड़ा कपड़ा बनाने में सहायक। प्लाइट सेटल लूम जो मशीन थी तो किसने बनाई थी? जॉन के ने। ये लंबा और चौड़ा कपड़ा बनाने में सहायक सिद्ध हुई। फिर सेकेंड जेम्स हर्क्यूलिस ने बनाई कताई की मशीन। इससे क्या होता था, एक व्यक्ति एक साथ काफी धागे काट लेता था। कहते हैं 108 संख्या में एक साथ धागे वो काटता था, तो ज्यादा बड़ा कपड़ा बनने लगा। फिर अगला वैज्ञानिक आया रिचर्ड आर्कराइट। इसने वाटर फ्रेम मशीन बनाई जिससे धागा मजबूत और महीन बढ़िया बनने लग गया। ताकत पहले बन रहा था लेकिन इतना मजबूत और बढ़िया चमकीला नहीं था। तो जैसे ये वाटर फ्रेम आ गई इससे बढ़िया चमकीला और मजबूत धागा बनने लगा। उसके बाद में शेल्युअल ने म्यूल बनाया। म्यूल भी ये धागे से संबंधित मशीन है, इससे भी धागा अच्छा और इज्जतदार और चमकीला बनता था। फिर
एडमल ट्राटाइट ने क्या किया, पावर लूम बना दिया। पावर लूम क्या है, शक्ति चलित हथकरघा, जो करघा, जो हाथ करघा था उसकी जगह मशीन का बना दिया ताकि कम समय में ज्यादा कपड़ा बनाया जाए। तो ये इस प्रकार की बस्तर में हो गई। आगे देखते हैं हम, इसके बाद में भी काफी क्षेत्रों में और भी क्रांति हुई है, उसका वर्णन करते हैं। इसके बाद में लोहे हुई है, लोहे उद्योग में इंग्लैंड में लोहा तो प्रचुर मात्रा में था, लेकिन वो जब लोहा निकलता है ना शुद्ध नहीं होता, उसके साथ कई अशुद्धि पाई जाती है। इसलिए इस लोहे को कैसे शुद्ध किया जाए या इस प्रकार कैसे बनाया जाए तो जल्दी से ये काम में ले सके, ताकि कल कारखानों में बनने वाली मशीनें जल्दी बनाकर कार्य सुचारू रूप से शुरू किया जाए। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई आविष्कार किए हैं। जैसे सबसे पहले आता है अर्बान डर्बी। इसने क्या बना दी, धमन भट्टी। इसने धमन भट्टी का आविष्कार किया। धमन भट्टी क्या होती थी, धमन भट्टी से सबसे पहले कोक का प्रयोग किया गया। कोक क्या होता है, पत्थर का कोयला, जिससे जो लोहा था इसको पिघालने में सबसे ज्यादा उपयोगी रहा, और जो इसके साथ अशुद्धि आती थी उसको भी आसानी से दूर किया जा सकता था। तो धमन भट्टी के आविष्कार से कुछ लोहे को पिघालने और आसानी से साफ करने का हुआ। फिर इसके बाद में सेकंड आता है द्वितीय डर्बी। द्वितीय डर्बी ने क्या किया, जो ढलवां लोहा था, ढलवां लोहे को पटवा लोहे में बदल दिया। ठीक है, तो ये भी अलग अलग किस्म में, ये कम और ये से ज्यादा था तो पटवा लोहे में बदल दिया ढलवां से। फिर आगे आया थर्ड नंबर का हेनरी कोट। हेनरी कोट ने क्या किया, आलोडन भट्टी का निर्माण किया। आलोडन भट्टी बनाई, जिससे क्या है, जो धमन भट्टी से लोहा पिघला था उसके जो अंदर अशुद्धि आती थी उस अशुद्धि को शुद्ध करने का कार्य करती थी आलोडन भट्टी, जिससे लोहा भी शुद्ध मिलने लगा और मजबूत प्राप्ति होने लगा। तो ये लोहा तो तैयार हो गया। लोहे से बनने वाली मशीनें क्या थी, वजन में भारी थी और जंग भी लगता था। इस समस्या से निजात पाने के लिए इस्पात का आविष्कार किया गया। इस्पात का आविष्कार किसने किया है, हेनरी वेस्टमैन ने इस्पात बनाने की विधि खोजी। इस्पात बनाने की विधि खोजी, ध्यान रखना, हेनरी वेस्टमैन ने इस्पात बनाने की विधि खोज ली। इस्पात बनता किससे, लोहा कुछ मात्रा में, उसके साथ में कार्बन, मैग्नीज और अन्य कुछ पदार्थ मिले जाते हैं, जिससे इस्पात तैयार होता है। और इस्पात के कई गुण भी थे। कैसे गुण, जैसे लोहे से कम वजनी था, मतलब लोहे से हल्का था, जंग रोधक था, मजबूत था और लचकदार था, जिससे जो मशीनें बनकर तैयार हुई कल कारखानों के लिए बड़ी उपयोगी थी, लंबे समय तक टिकाऊ रही, जंग नहीं लगता था, और जब कहें एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको आवागमन भी किया जा सकता था। तो इस कुछ परिवर्तनों के कारण उद्योग में क्या आ गई, क्रांति। आगे देखते हैं, परिवहन के क्षेत्रों में। तो जैसे ही उद्योगों वगैरह में ज्यादा माल बनने लगा, तो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए परिवहन की
आवश्यकता महसूस की और परिवहन की आवश्यकता के लिए सड़क निर्माण होना जरूरी है। तो सबसे पहले स्कॉटलैंड का एक व्यक्ति होता है, उसने कच्ची सड़क का निर्माण किया। कैसे? बड़े बड़े पत्थर बिछाए, फिर उस पर छोटे पत्थर, उस पर मिट्टी डाली गई, लेकिन वो सड़क तो बनकर तैयार हो गई, लेकिन भारी परिवहन के लिए वो असुविधाजनक थी और समय भी ज्यादा लगता था और खर्चीली भी ज्यादा थी। इसलिए क्या किया इंग्लैंड ने? नहरें बनाने का प्रयोग सोचा कि नहरें बनाई जाए जिससे जहाजों का द्वारा आयात निर्यात आसानी से हो सके। मैंने आज जो इंग्लैंड की क्रांति पढ़ाई तो बताया था, इंग्लैंड के चारों तरफ क्या है? समुद्र है, जिससे बंदरगाह बनाकर आसानी से आयात निर्यात किया जा सकता है। तो ये तैयार हुआ परिवहन के लिए। तो परिवहन में सबसे पहले 1761 ईस्वी में कैनाल एवं जेम्स दोनों ने मिलकर पहली नहर बनाई। ये नहर बनी कहाँ है? इंग्लैंड के अंदर। सबसे पहले इन दोनों ने मिलकर नहर का निर्माण किया 1761 ईस्वी में। और उसके बाद में जो 1788 ईस्वी से लेकर 1794 ईस्वी तक नहरों का ही निर्माण होता गया। और इस काल को क्या बोला जाता है? नहरोन्माद काल बोला जाता है, क्योंकि लगातार इतने सालों तक नहरों का ही निर्माण किया गया ताकि आसानी से परिवहन कर सके। अब नहरों का निर्माण होने के बाद उसमें चलने वाली जहाजों का आविष्कार करना पड़ा। तो देखते हैं कुछ वैज्ञानिकों ने कब यह आविष्कार किया है। तो सबसे पहले रॉबर्ट फुल्टन ने क्या किया? पहली भाप से चलने वाली नौका का आविष्कार किया। कब किया है? 1807 ईस्वी। 1807 ईस्वी में इंग्लैंड में सबसे पहले रॉबर्ट फुल्टन ने भाप से चलने वाली नौका का आविष्कार कर दिया। और ये नौका कहाँ चली है? हडसन नदी के अंदर। यह भी ध्यान रखना, सबसे पहले इसको हडसन नदी के अंदर चलाया गया था। छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको एक नंबर का कि जो भाप से पे नौका तैयार की गई वो कौन सी नदी में चली गई और चलाई कब? 1807 ईस्वी के थे। और उसके बाद में एक फ्रांस का इंजीनियरिंग है, उसने स्वेज नहर का निर्माण करवाया है। स्वेज नहर का निर्माण करवाया, जो इसका मुख्य कार्य क्या रहा? ये भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती थी, जिसके कारण यूरोप और भारत के बीच की दूरी 1/3 कम हो गई थी, व्यापार आसानी से हो सके। तो इसका मुख्य नहर का ये कारण रहा। उसके बाद में रेल के इंजन आ गए और रेल के इंजन आने के बाद एक भाप का प्रसिद्ध इंजन बनाया जिसका नाम है रॉबर्ट। ये इंजन बनने के बाद बहुत ही अच्छा आविष्कार हुआ रेल के अंदर और 24 घंटे रेल की सुविधा उपलब्ध हो गई। तो इसे और अंत में क्या हुआ? सबसे पहले 1830 ईस्वी में, ध्यान रखना, 1830 ईस्वी में रेलगाड़ी चलाई गई। ये इंग्लैंड में चलाई है। स्थान का क्या नाम है? मैनचेस्टर से लेकर पावरलूम तक इसका स्थान है आवागमन का। तो जैसे ही 1830 में रेलगाड़ी शुरू हो गई या चलनी शुरू हो गई, जो हम माल या निर्यात करते थे उनका आना या ले जाना दोनों काम सुविधाजनक हो गए, कम समय लगता था और खर्चा भी कम लगता था। तो इस प्रकार परिवहन क्षेत्र में क्रांति आ गई। आगे देखते हैं संचार वाला। संचार क्षेत्र में उस समय काफी क्रांति हुई, जिसमें कई नए आविष्कार थे। संचार क्षेत्रों में मुख्य रूप से 2 आविष्कार बताए हैं। पहला बताया है 1844 ईस्वी में। किसका आविष्कार किया है? तार यंत्र का। व्यावहारिक जो तार यंत्र होता है उसका आविष्कार किया है।
तो तार यंत्र से क्या हुआ, जो विश्व के महाद्वीप थे उसको जोड़ा गया। मुख्य कारण ये हो गया, कब हुआ है 1844 ईस्वी में तार यंत्र का। दोनों सभी महाद्वीपों को, जितने महाद्वीप है साथ, उनको आपस में जोड़ दिया गया। और उसके बाद में 1876 ईस्वी में ग्राहम बेल, इसने किसका आविष्कार किया है, टेलीफोन का। और जैसे ही टेलीफोन आया, संचार की दुनिया में क्रांति आ गई। और टेलीफोन से आगे हमने जो आज की दुनिया देखी है, सभी परिचित हो, कितने हम आगे बढ़ चुके हैं। तो ये दो आविष्कार मुख्य रूप से संचार क्षेत्र के अंदर है। तार आया, ये व्यावहारिक तार है, इसके द्वारा महाद्वीप को जोड़ लिया गया। उसके बाद में ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार कर दिया, जो संचार की दुनिया में क्रांति लाती थी। अब मैं थोड़ा सा आपको इन क्रांति के बाद में, आने के बाद में परिणाम क्या निकले, इसके 4 परिणाम बताए हैं। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, वैचारिक, ये 4 इसके परिवर्तन बताए हैं। तो सबसे पहले मैं आर्थिक की बताती हूँ। जैसे ही आर्थिक है, तो आर्थिक में जो आर्थिक व्यवस्था थी वो संतुलित नहीं रही, इसका संतुलन बिगड़ गया। और उसके बाद में जो कुटीर उद्योग थे उनका विनाश हो गया, और शहरों का इससे विकास हुआ है, और औद्योगिकरण को लाभ मिला है। तो ये इसका कुछ नुकसान है और फायदे भी है। फिर आता है राजनीति के अंदर। राजनीति के अंदर क्या है, जनता में लोकतंत्र का निर्माण करने की मांग रख दी गई। और जो श्रमिक वर्ग था उसने अपनी मांगों को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की हड़तालें शुरू कर दी, तालाबंदी, इस प्रकार कार्य शुरू कर दिया इसके अंदर। और फिर आता है सामाजिक। सामाजिक में क्या हुआ, जो एकल परिवार, संयुक्त परिवार था, वो प्रथा टूटने लगी, एकल परिवार बनने लगे। और जो मजदूर वर्ग था वो सारा शहरों में आकर बसने लगा, जिससे शहरों में गंदगी फैल गई। ये भी एक सामाजिक कारण था। फिर वैचारिक में क्या है, उदारवाद का तो स्वागत हो गया था, और एक नया वर्ग पनप गया जिसका नाम दिया समाजवाद। तो 2 वर्ग पनप कर तैयार। आज के लिए इतना ही।